अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज मैं एक ऐसी लोकेशन पे बैठा हूं जहां हर लम्हा हसीन है, हर पल खूबसूरत है। ये एक परिंदे की अगर माइक कैच कर रहा है तो बोलने की आवाज़ भी है। वो सुकून है जिसका अक्सर मैं अपनी ऑफ कैमरा स्टोरी में ज़िक्र करता हूँ कि गांव का वो माहौल जहाँ पे एक दरख्त हो, उसके नीचे चारपाई हो। चारपाई तो नहीं है लेकिन एक ऐसी बैठने की जगह है कि जहाँ पे मैं आंखें बंद करके बैठूँ तो मैं अपनी इस धरती की जन्नत में पहुँच जाता हूँ। मैं गाँव की उस खूबसूरत एनवायरनमेंट में पहुँच जाता हूँ जहाँ पे ट्यूबवेल की आवाज़ भी आ रही है, परिंदों की आवाज़ भी आ रही है, कोयल की कूक भी सुनाई दे रही है, चहचहाती चिड़िया भी दरख्त पे बैठी है। और सबसे बड़ी बात, कोई शोर शराबा नहीं। ज़िंदगी के शोर से बहुत दूर एक पुरसकून जगह, जहाँ यूरोप में रहने वाले हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो ऐसी जगहों पे बैठ सके। मेरे सामने लहलहाते खेत हैं, कैमरा है, उसके पीछे अरसलान हाशिर है, मेरे साथ बेस्ट फ्रेंड सफदर दरीशक हैं, ये अरसलान हैं। असल में तो हम यहाँ पे आए थे गपशप करने के लिए, बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए, एक दूसरे को बुला भला कहने के लिए। इनके साथ तो मेरे ये मेरे तो खून के रिश्ते वो हैं जिनके साथ एहतराम का, मोहब्बत का, प्यार का ताल्लुक़ है। लेकिन इन दोस्तों के साथ वो ताल्लुक़ है जो ज़िंदगी में कहीं पे आप बुढ़ापे में भी एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे को देख के दूर से ही खून जवान हो जाता है। मेरे यार मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। तो आज मैंने इन दोनों से रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ आप भी मेरी कहानी को लाइव एंजॉय करें, आप लोग भी, क्योंकि ये वो कहानी है जो इन लोगों के लिए एक नशे का काम करती है। अगर मैं ना रिकॉर्ड करूं, दुनिया जहान के काम एक साइड पे, कहानी एक साइड पे। लेकिन सर हम उस दिन बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। सफदर भाई तो सामने नहीं है जब बारिश हो रही थी। उस वक्त मैंने मंजर कशी शायद ऐसी की थी, ये डरने वाला बंदा नहीं है, अरसलान भी डरता नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से इशारा आया यूं कि रोंगटे खड़े हो गए। और अरसलान कह रहा सर मुझे तो डर लग रहा है। और वाकई माहौल भी ऐसा था, बादल गरज रहे थे, एक ऐसी जगह पे हम बैठे थे जो खौफनाक जगह थी। मज़ा आया हमें। और सर दूसरी बात, जैसे आप कहते हैं कि आज जब मैं कहानी सुनाने के लिए घर पे आप बैठते हैं तो आपके इर्द गिर्द वो मखलूक भी सुनती है और वाज़े बिल्कुल, तौर मेरे पे। आज भी इर्द गिर्द दो चीज़ें बैठी हैं, जी। दो इस वक्त, लेकिन वो इंसान है, अशरफुल मखलूकात बैठे हैं। लेकिन जिन भी मेरे करीब बैठ के सुनते हैं, ये सच है। रात अगर हो गए तो हो सकता है यहाँ पे मौजूद भी जो जिन्नात हैं आके मुझे सुने। अभी तो दो फरिश्ते मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं, एक इस कंधे के साथ है, एक इस कंधे के साथ है। कौन सा नेकी का है, कौन सा बदी का है, ये मैं नहीं जानता। आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ यूँ है, नसरुल्लाह सोमरो ने ये कहानी सुनाई थी, जिसका पार्ट 2 मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। हंसी मजाक हो गई, अब आप लोग आंखें बंद कर लीजिए और उसी दुनिया में पहुँच जाइए जिस दुनिया का नाम है, एक ऐसी हसीन दुनिया, गम, मुसीबत, परेशानी, दुख आप कुछ लम्हों के लिए इंशाअल्लाह भूल जाएंगे। कहानी ख़त्म होने पे ही आप अपनी घर, अपनी दुनिया में वापस आएंगे। कहानी जहाँ पे मैंने ख़त्म की थी, कौड़े खान उस पहाड़ के उस रास्ते से चलता 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 दरबार तक पहुंचा था और रास्ते में उसको महसूस होता था किसी के बोलने की आवाज़ भी है, शेर के दहाड़ने की आवाज़ भी है, जानवरों की और भी आवाज़ भी है, लेकिन कोई हस्ती है जो उसको बचाती है, रास्ता दिखाती हुई आ रही है। यहाँ तक कि उस हस्ती ने उसको दरबार में पहुँचा दिया और जो इतना थका हुआ था, दरबार पे पहुंचते ही गिरा और बेहोश हो गया। दूसरी तरफ घर वालों ने पीर से पूछ के उसकी गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कर लिया था और फिर रो धो के सबको सुकून भी आ गया था। बीवी ही थी जो मुसलसल उसको याद करती थी कि जाते जाते खुदा हाफिज़ भी नहीं करके गया। ये एक ऐसा दुख होता है जो वही समझ सकते हैं जिनका प्यारा अचानक से चला गया हो। अब वहीं से कहानी शुरू होती है। पार्ट 2 ये है, जब दरबार पे उसको होश आया तो बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे। यकीनन उसको उठा के एक चारपाई तक ले गए थे और कोशिश कर रहे थे उसको होश आ जाए। जब उसको होश आ गया तो सबने पूछा, अब आप हमें पहचान रहे हैं ना भाई? तो उसने देखा
इंसानी चेहरे थे जो उसको नज़र आ रहे थी, जो इसका एहसास था कि अब मैं इंसानी आबादी में आ चुका हूँ। पहाड़ जहाँ पे कोई भी चरिंद परिंद नहीं था, कोई बशर नहीं था, अब मैं इंसानों में घिरा हुआ हूँ। तो उसके दिल को सुकून सा आ गया। फिर उसने आंखें सुकून में बंद कर लीं, लेकिन वो लोग डर गए कि शायद फिर से बेहोश हो गया। तो उनमें से एक शख्स बोला, भाई आप होश में तो हो ना? तो उसने दोबारा से आंखें खोली और गर्दन इस अंदाज में हिलाई कि हाँ, सुकून के लिए बंद कर रहा था, होश में हूँ। मुंह से नहीं बोला, अंदाज गर्दन हिलाने का ऐसा था, अब मैं होश में हूँ। वो लोग कुछ देर उसके साथ मौजूद रहे, एक मुसाफिर समझ के जो उसकी आओ भगत कर सकते थे उन्होंने की। जब वो उठने के काबिल हो गया, उठ के बैठ गया, तो उसने किसी से पूछा, मैं कहाँ पे हूँ? उन्होंने कहा, ये फ़लाँ दरबार है, आप वहाँ पे हो, आप परेशान मत हो, आपने जहाँ भी जाना है चले जाना, अभी आपके खाने का भी बंदोबस्त हो जाता है, आपके तमाम चीज़ों का भी बंदोबस्त हो जाता है। उसने कहा, क्या मैं यहाँ पे रात गुजार सकता हूँ? उसने कहा, बिल्कुल, आप जब तक रहना चाहें रह सकते हैं। उसको खाना भी दे दिया गया, उसको पानी भी मिल गया। और जब रात हो गई, अंधेरा छा गया, खुदा हाफिज़ की अपनी ड्यूटी पूरी की। उस सूरज ने जो इस वक्त मेरे सामने में बादलों में घिरा हुआ है और मुझे इस अंदाज में खुदा हाफिज़ करने जा रहा है, अभी कुछ देर तो हूँ, ड्यूटी टाइम रहता है, फिर मैं खुदा हाफिज़ करूँगा। और रात की तारीकी अपनी काली स्याह चादर लेके हर ज़मीन के टुकड़े को, हर दरख्त को, हर मकान को अपनी लपेट में ले लेगी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल जाएगा। सबसे पहले इब्तिदा होगी इन परिंदों से जो चहचहाएंगे, ऐसी बोली बोलेंगे, शोर करेंगे, पता नहीं दिन की रवादा सुनाते हैं एक दूसरे को या क्या कहते हैं, कि फिर ये खामोश होते जाएंगे। जैसे जैसे खामोश होंगे, रात की तारीकी भी अपनी चादर ओढ़ चुकी होगी, अंधेरा फैल चुका होगा और हर तरफ ये एहसास हो चुका होगा, एक बशर ही होगा जो अभी चल फिर रहा होगा अपने कामों में। बाकी तमाम अल्लाह की बनाई मखलूक जो रात को सो जाती है, वो सोने चली जाएगी। वो भी ऐसे ही लेटा था सोने के लिए कि उसके कानों में एक कहका सुनाई दिया। एकदम से वो चौंक गया, भी आंखें बंद ही की थी कि कानों ने जो कहका सुना, ये कहां से कहका आया। उठ के देखा इर्द गिर्द तो कोई भी नहीं था। परेशान हुआ कि मैंने कहका सुनाया है। फिर से लेट गया, जो उठ के बैठ गया था कि फिर आंखें बंद ही की थी, एक फिर से कहका सुनाई दिया। तो अब फिर से चौंक गया, ये वहम नहीं हो सकता, ये कहका ही था। तो उठ के बैठा, एक बहादुर शख्स था, एक ऐसा लंबा सफ़र भी करके आया था जो आम इंसान करता तो मर जाता खौफ से या बेहोश हो जाता, वो अभी तक जिंदा था। तो बोला, कौन हो? सामने आओ। तो कानों में आवाज़ आई, मैं वही हूँ जो पहाड़ों के उन रास्तों में तुम्हारे पीछे पीछे थी, तुम्हारी हिफाजत के लिए। कहका इसलिए तुम्हें सुनाई दिया कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम खैरो आफियत से यहां पे पहुंच गए हो। उसने कहा, तो मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही? मुझे तुम्हारी आवाज़ तो सुनाई दे रही है, मेरे सामने आओ। उसने कहा, जल्दी क्या है, मैं तुम्हारे सामने भी आ जाऊंगी, बस इतना कहना चाहती हूँ, तुम एक वाकई बहुत दिलेर शख्स हो, खाली पहलवान नहीं हो, एक ताकतवर इंसान नहीं हो, तुम दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हो। और तुम्हें मैं एक मज़े की बात बताऊं, जिस हस्ती को तुमने ख्वाब में देखा था, कुछ लम्हों के लिए तुम्हें नींद सी आई थी, एक झोंका सा आया था और तुमने वहां पे देखा था एक नेक बुजुर्ग हस्ती तुम्हें रास्ता बता रही है और कह रही है तुम्हारी भूख और प्यास का भी बंदोबस्त कर गया है। तो वो मैं ख्वाब में रूप धार के आई थी, क्योंकि अगर मैं अपने रूप में आती तुम डर जाते। तो ऐसा रूप धार के मैं तुम्हारे ख्वाब में आई कि तुम उसको, जिसको नेक बुजुर्ग हस्ती समझ रहे थे, वो मैं थी जो तुम्हें ख्वाब में इस तरह का इशारा दे रही थी। और मैं ही थी जो पूरा सफ़र, पूरा रास्ता तुम्हें बचाती हुई लेके आई हूँ, हर मुसीबत से, हर जानवर से, हर परेशानी से। तुम नहीं जानते रास्ते में कितना कुछ ख़तरनाक था, लेकिन मैं तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद थी, तुम्हें बचा रही थी। वो बोला, इस मेहरबानी की कोई ख़ास वजह? ऐसा क्या हुआ है कि आप मुझे बचा रही थी? उसने कहा, तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं वही हूँ जो रात को निकलते हैं जब तुम लोग सो जाते हैं, जो खुली आंखों से नजर नहीं आते। तुम समझ सकते हो मैं कौन हूं। अभी चाहो तो मैं तुम्हारे सामने आ सकती हूं, तुम्हें मैं दिखा सकती हूं मैं कौन हूं। उसने कहा, हाँ, मेरी ख्वाहिश है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मेरे सामने आओ। थोड़ी देर बाद उसने देखा एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान, जिसका कलर बिल्कुल सफ़ेद था, एक हसीनो जमील सी लड़की उसके सामने खड़ी थी।
वो मुस्कुराती हुई उसके सामने आई। उसने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, उसकी चूड़ियों की खनखनाहट वाज़े सुनाई दे रही थी और वो शर्माती चूड़ियों की खनखनाहट को ऐसे अपने हाथों से यूँ करती उसके सामने खड़ी हो गई और उससे पूछा, देख लिया मुझे? वो बोला, हाँ देख तो लिया है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। उसने कहा, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, नेक इंसान हो। जब तुम्हें वहाँ पे छोड़ा गया, मैंने जब वहाँ पे तुम्हें अकेला इस तरह देखा तो मैं वहाँ से गुजर रही थी और मैं उड़ती हुई जा रही थी। जब तुम पे निगाह पड़ी और मैंने तुम्हें देखा तो मैं वहाँ पे रुक गई और तुम्हारी पूरी हालत मुझे समझ आ गई। तभी मैंने फ़ैसला किया कि इतना नेक, इतना अच्छा इंसान इस तरह मैं अकेले नहीं छोड़ के जा सकती। तब वहीं से ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम थके हुए हो, सो जाओ, आराम करो। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस एक ख़्याल करना, ये एक लफ्ज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस लफ्ज़ को पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगी। अब तुम सो जाओ। ये कहते ही वो लड़की उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। जो अचानक से जिस तरह आई थी उसी तरह खनखनाती चूड़ियों के साथ गायब हो गई। उसने आंखें बंद की और सोचना शुरू कर दिया कि उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार सब बहुत परेशान होंगे क्योंकि वो किसी को भी बताए बगैर आया था। और वही अब आंखें बंद किए सोच रहा था कि वो लोग कितना परेशान होंगे, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचूँ और उनको बताऊँ। सुबह जब वो उठा तो उसके लिए नाश्ते का बंदोबस्त कर दिया गया। जब उसने नाश्ता खा लिया तो उसने पूछा कि मैं किस लोकेशन पे हूँ, किस जगह पे हूँ, क्योंकि मेरा फ़लाँ इलाके में घर है और मैंने वापस जाना है, तो मुझे रास्ता गाइड किया जाए। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम तो बहुत दूर हो, तुम इतनी दूर यहाँ पे पहुँचे कैसे? वहाँ पे जाना तो बहुत मुश्किल होगा, जब तक किसी सवारी का बंदोबस्त नहीं होगा तुम नहीं जा सकते। तुम अभी कुछ दिन आराम करो, रहो यहाँ पे, कोई सवारी का बंदोबस्त हो जाएगा तो तुम्हें हम रवाना कर देंगे। नाश्ता करने के बाद, ये बातें सुनने के बाद वो उठा। उसने कहा, बजाय कि मैं बैठा रहूं, मुझे भी इस दरबार पे कोई ना कोई हेल्प करनी चाहिए। तो उसने कुछ काम अपने ज़िम्मे लगा लिए। झाड़ू उठाया, झाड़ू लगाना शुरू कर दिया उसने। वहाँ पे गीली जगह जो थी वहाँ पे पानी का छिड़काव करना शुरू कर दिया और ऐसे बहुत सारे काम जो उसने समझा कि ये मैं भी कर सकता हूँ, उसने करने शुरू कर दिए। तो वहाँ के जितने भी लोग थे वो इस बात से खुश हुए कि इतने दिल से, खुशू व खुजू से वो शख्स दरबार पे काम कर रहा था। वो तक ऐसा तेज़ी से वक्त गुजरा कि उसको होश भी नहीं रहा। वो बीवी, बच्चे उसको याद आते थे, वो इनको मिस करता था, लेकिन जवाब वही मिलता था कि तुम बहुत दूर हो और वहाँ जाने के लिए तुम्हें सवारी की ज़रूरत होगी। अभी सवारी नहीं आई, या यूँ समझ लो कि अभी वक्त नहीं आया। उसी सवारी का इंतज़ार करते 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 6 महीने कैसे गुजर गए उसको पता तक नहीं चला। उधर बीवी को भी रो रो के आखिर सुकून आ गया। घर वालों ने उससे पूछा कि तुम्हारी शादी कर देते हैं? तो उसने कहा, नहीं, मेरे पास कौड़े खान की यादें बहुत हैं और कौड़े खान की निशानी उसके ये जो औलाद, उसके बच्चे हैं, उनको पालने के लिए बकिया ज़िंदगी मेरे पास काफ़ी है, मैं शादी नहीं करूँगी। वक्त रुकता नहीं, थमता नहीं, पर लगा के उड़ जाता है। और यूँ 6 महीने हो गए, कौड़े खान को याद तक भी नहीं था कि कितना दिन गुजर गए, कितने महीने गुजर गए, कि एक दिन उसको कहा गया, अब वक्त आ गया है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तुम्हारे लिए सवारी का भी बंदोबस्त कर दिया गया है। तो उसको पता लगा जिस सवारी का वो उसको कह रहे थे वो एक अदद गधा था। जो उसको कहा गया, उसको पैसे भी दिए गए क्योंकि वो वहाँ पे मेहनत करता रहा, काम करता रहा, काफ़ी उसने पैसे भी जमा कर लिए थे। तो उसको कहा, ये गधा तुम्हें इन पहाड़ों से दूर एक ऐसी आबादी तक पहुंचा देगा जहां पे इंसान की बनाई हुई सड़क होती है और उसी सड़क पे इंसान की गाड़ियां रवां दवां होती है। इस सवारी से तुम वहां तक पहुंचोगे और बाकी तुम वहां पे किराया अदा करके, पैसे अदा करके गाड़ियां बदलते बदलते अपने गांव तक पहुंच जाओगे। असल मसला था इन पहाड़ों से निकल के उन सड़क तक पहुंचना जो बहुत दूर थी। उसने पैसे अपनी जेब में रख के गधे पे बैठा, रवाना हो गया।
जैसे उसको समझाया गया था वैसे वो चलते चलते आखिरकार एक सड़क के किनारे पहुंच गया। वहाँ पे उन्होंने कहा था गधे को तुमने छोड़ देना, ये वापस आ जाएगा, वहीं पे अपनी सवारी का बंदोबस्त करना। वहीं पे ऐसा हुआ कि जो भी गाड़ी आ रही थी वो उनको हाथ दे रहा था कि मुझे लिफ्ट मिल जाए, और यूं लिफ्ट लेता, पैसे देता, आखिरकार गाड़ियां बदलता 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 वो अपने घर तक पहुंच गया। अब वो अपने गांव में दाखिल हो रहा था। गांव में दाखिल होते ही पहली निगाह जिस शख्स पे उसकी पड़ी वो उस गांव का नाई था, और उसको वो देख के चौंक सा गया और ऐसे देखना शुरू हो गया कि उसको समझ नहीं आया कितने चौंक के ये मुझे क्यों देख रहा है। उसने कहा क्या हाल है तुम्हारा। ये लफ्ज उसका कहना था कि वो जो नाई था वो खौफ के मारे भाग पड़ा। उसको समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है, ये भाग क्यों गया है। वो परेशान सा हुआ, फिर चलता हुआ सा थोड़ा सा आगे गया। एक और नौजवान उसको मिला, तो वो नौजवान भी उसको पहचानने की कोशिश कर रहा था। तो उसने उसको कहा क्या हाल है। यार मैं कौड़े खान हूं। तो उस नौजवान ने भी ये बात जब सुनी कि वो अपना तारुफ करा रहा है कि मैं कौड़े खान हूं, तो वो भी उसको देख के भागना शुरू हो गया। वो परेशान हो गया, ये हो क्या रहा है। ऐसे 3-4 लोग जब उसको देख के भागे तो सामने एक बुजुर्ग खड़ा था। बुजुर्ग पुरानी सी ऐनक लगाए, झुकी हुई कमर के साथ उसको हाथ से यूं देखने की और पहचानने की कोशिश कर रहा था कि उसने कहा चाचा क्या हुआ है, ये सारे मुझे देख के डर क्यों रहे हैं, मुझे देख के खौफजदा क्यों हो जाते हैं, मुझे देख के भाग क्यों रहे हैं, मैं कौड़े खान हूं। तो उस बुजुर्ग ने दोबारा उसको गौर से देखना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गया, गोल गोल सा, जैसे उसको पहचानने की कोशिश कर रहा हो, या कोई फॉल्ट आया हुआ है उसके अंदर, या कोई एरर है, कोई नुकसान हुआ हुआ है उसका। ये क्या है अजीब सा कि उसको बुजुर्ग देख रहा है। जब बुजुर्ग सारा उसको घूम के देख चुका तो उसके सामने आया और उसके सामने आके उसको बोला तुम वाकई कौड़े खान हो। उसने कहा हाँ मैं ही कौड़े खान हूं, क्यों क्या हुआ है, ऐसी क्या बात है, आप भी मुझे इस तरह घूर के क्यों देख रहे हैं। तो वो बुजुर्ग उसको कुछ देर देखता रहा, कहता तुम वापस कैसे आ गए। उसने कहा एक लंबी कहानी है, मैं बड़ी मुश्किलों से पहुंचा हूं लेकिन मैं पहुंच गया हूं। तो बुजुर्ग बोले जो आज तक गया है वो वापस तो नहीं आया, तुम कैसे वापस आ गए। उसने कहा है ना बुजुर्गो, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा, अभी तो मुझे अपने घर पहुंचना है, मैं अभी घर जा रहा हूं। वो इसी तरह गुजरता गया। जो जो शख्स कौड़े खान को देखता था उसको देख के या तो अपनी जगह पे खड़ा हो जाता था, इस तरह चौंक जाता था। कोई अगर होटल पे बैठा चाय पी रहा था तो उसका कप सिप लेने के बजाय वहीं पे खड़ा रहता और वो अजीब से अंदाज में उसको घूरी जा रहा था कि ये मैं जो आंखों से देख रहा हूँ कि यह सच है या नहीं। कौड़े खान नहीं समझ पा रहा था ये माजरा क्या है, ये कैसा मंजर है। जो भी मुझे देख रहा है अपनी जगह से या तो उठ के एकदम से खड़ा हो जाता है या ऐसे बुत सा बन जाता है जैसे पता नहीं किसी जिन को देख लिया है। वो समझ नहीं पा रहा था। वो किसी को सलाम करता नाम लेके, जो उसको याद होता क्या हाल है, तो अगला शख्स उसको देखते ही ऐसे हक्का बक्का हो जाता कि वो सलाम का जवाब तो ना देता, लेकिन उसके चेहरे से लगता था कि वो अभी तक हजम नहीं कर पाया। उसने कहा पूरे गांव को क्या हो गया है। यहां तक कि उसने देखा उसका एक बेस्ट फ्रेंड सामने आ रहा था। उसने कहा शुक्र है मेरा ये दोस्त आ रहा है, कम से कम इसको गले मिलता हूं, उससे पूछता हूं कि ये गांव वालों को क्या हो गया है भाई, इन्होंने भूत देख लिया है, मुझे भूत समझ लिया है, मुझे देख के चौंक रहे हैं, सारा हुआ क्या है। जब उसने अपने दोस्त को देखा तो उसके दोस्त ने दूर से उसको देखते हुए कहा कौड़े खान। उसने कहा हाँ यार मैं कौड़े खान हूं। उसने भी तेजी से भागना शुरू कर दिया और वो भागते भागते कहाँ गया नहीं जानता। उसने चलना शुरू कर दिया कि छोड़ो इनको यार, मेरा दोस्त भी मुझे नहीं मिल रहा, गांव वाले भी नहीं मिल रहे, पता नहीं सबके साथ क्या मंजर है। कि वो चलता हुआ अपने घर की तरफ गया तो दूर से ही उसने देख लिया सामने उसका घर था और वो उसका बेस्ट फ्रेंड जो उसको देख के भाग गया था, भागते हुए उसके घर शायद गया था, जाके उसकी बीवी बच्चों को बताया था कि वो बाहर निकल के खड़े हुए थे उसको देखने के लिए। और जब वो चलता हुआ करीब पहुंचा तो उसके जो बच्चे थे अपने बाप को देख के बजाय आगे बढ़ के बाप से गले मिलते मां के पीछे छुपना शुरू हो गए। मां अपने बच्चों को पकड़ रही थी और बच्चे पीछे छुप रहे थे। वो अभी भी परेशान था, ये मंजर क्या है, मेरे बच्चे मुझे देख के पीछे छुप रहे हैं, मेरी बीवी भी चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, मैं 6 महीने बाद घर पहुंचा हूं, उसको तो इस तरह मुझे इस्तकबाल करना चाहिए था, दूर से ही देखते ही उसका चेहरा खिलखिला उठना चाहिए था, लेकिन वो भी मुझे नहीं देख रही। उसके चेहरे पे भी अजीब सी परेशानी है, उसके चेहरे पे हैरत है, ये है क्या।
वो भी बीवी के थोड़ा सा करीब जाके खड़ा हो गया। ना सिर्फ खड़ा हो गया बल्कि वो ये देख रहा था कि इर्द गिर्द के कुछ और भी घरों से लोग निकल के उनके साथ आके खड़े हो गए थे, उसकी बीवी बच्चों के, और सब उसको टिकटिकी बांधे देखे जा रहे थे। ऐसा था जैसे गांव में किसी बंदर का कोई तमाशा दिखाने वाला आया होता है, या कोई रीछ वाला आता है, रीछ को लेके डुगडुगी बजाता है, तो गांव वाले इकट्ठे होकर खुशी से तमाशा देखते हैं। लेकिन ये ऐसा तमाशा था कि सब देखने तो आए थे, लेकिन डरे हुए अंदाज में, चेहरे पे हैरत थी, परेशानी थी, और बच्चे तो बाकायदा डर के माँ के पीछे अभी भी छुपे हुए थे, और छुप छुप के पीछे से सर निकाल के बाप को देखते और फिर से छुप जाते। वो समझ नहीं पा रहा था ये माजरा क्या है। कुछ देर वो खड़ा रहा, और उसके बाद जब उसने भी लोगों को देखा कि कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसने अपने बेटे का नाम लेके उसको पुकारा, बाबा से मिलोगे नहीं, आगे आओ। तो वो जो झांक रहा था पीछे से बाप को, वो और छुप गया मां के पीछे। वो फिर परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। बीवी से बोला क्या हो गया, उसका नाम लेके बोला तुम भी बच्चों को कहो मैं आया हूं, क्या हो गया आप लोगों को। वो दूसरे जो खड़े थे उनसे भी वो हैरानगी के साथ बात कर रहा था, भाई क्या हो गया आप लोगों को, क्यों मुझे इस तरह देख रहे हैं, सारे मुझे देख के भागते हो गया, क्या हो रहा है। तो वहीं पे एक बुजुर्ग जिसको किसी ने बताया था, वो दूर से जो चलता चलता अब करीब पहुंच गया था, लकड़ी के सहारे वो भी चलता हुआ आया, आके उसने उसको गौर से देखा और उसको कहा, हाँ ये तो कौड़े खान ही है, सही कहा है तुम लोगों ने, ये कौड़े खान ही है। कौड़े खान तुम वापस कैसे आ गए। उसने कहा मैं अभी कोई मुझे वेलकम तो करे, मुझसे बात तो करे, मैं वापस आ गया हूँ। कि लंबी कहानी है, मैं सुना दूंगा, लेकिन क्या हुआ, मेरे बच्चे तक मुझसे नहीं मिल रहे, मेरी बीवी मुझसे नहीं मिल रही, कोई भी मेरे करीब तक आने को तैयार नहीं, माजरा क्या है, पहले बताएं तो सही। उस बुजुर्ग ने कहा तुम बताओ तुम वापस कैसे आए। उसने कहा ना मैं एक लम्हे में तो वो नहीं बता सकता, बता दूंगा। तो उस बुजुर्ग ने कहा क्योंकि जो भी आज तक गया है वो वापस नहीं आया। ये दूसरा जुमला था जो एक और बुजुर्ग पहले भी कह गया था, और इस बुजुर्ग के मुंह से भी यही जुमला निकला, जो गया है तो वापस नहीं आया। तो उसने कहा क्या मतलब है इस बात का, जो गया और वापस नहीं आया। तो बुजुर्ग ने फिर से उसको गौर से देखा और कहा कौड़े खान तुम मर चुके हो। क्या हुआ है, कितनी। उसने कहा कौड़े खान तुम मर चुके हो, सब गांव वाले तुम्हारा गायबाना नमाज़े जनाजा पढ़ चुके हैं, और आज हम सब हैरान हैं कि तुम जिंदा सलामत सबके सामने खड़े हो, इसलिए तो पूछ रहे हैं तुम वापस कैसे आए। तो कौड़े खान को तब एहसास हुआ कि जब वो गांव में दाखिल हुआ था तो कैसे लोग उसको देख के हैरत ज़दा हो रहे थे और कैसे उसको देख के भाग रहे थे। बुजुर्ग कैसे उसको घूर के गोल सा घूम के देख रहा था कि मैं कोई मौत का फरिश्ता हूँ या कोई जिन हूँ या क्या हूँ। वो भी चौंक सा गया, यही सवाल कर रहा था तुम वापस कैसे। और ये लोग भी इसलिए डरे हुए हैं, मेरे बच्चे भी, मेरी माँ भी, कि बाप तो मर चुका है, फिर सामने कैसे आ गया। तो उसने कहा मैं मरा नहीं था, तुम लोगों को किसने कहा मैं मर गया था, मैं तो मरा ही नहीं हूँ। हाँ मैं यहाँ से दूर चला गया था लेकिन मैं मरा नहीं था। 6 महीने मैं एक दरबार पे रहा हूँ, वहाँ पे सवारी नहीं थी, वो दूर कहीं पहाड़ों में था, मैं वहाँ रहा हूँ। मैं सवारी के इंतज़ार में था, जब मुझे सवारी मिली तो वो एक गधा था जो मुझे लेके पहाड़ों से रोड तक पहुँचा, और उसके बाद फिर मैं कहीं पैसे दे के, किराया दे के, लिफ्ट मांग के पहुँचते पहुँचते 2 दिन बाद यहाँ पे पहुँचा हूँ। तब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता यकीन आया, कुछ और बुजुर्ग के साथ और लोग भी आगे आए और इस अंदाज़ में आए कि इसको हाथ लगा के देख सकें ये वाकई सही कह रहा है या झूठ कह रहा है। कुछ ने आके उसको ऐसे कंधे पे हाथ लगाया, डरे डरे, बाकी ने भी आपको उसको टच किया और आगे सामने आते गए, तब उनको लगा कि नहीं ये सच कह रहा है। उन्होंने उसको गले लगा लिया, सब उसके साथ मिलना शुरू हो गए। तब माँ ने भी कहा, उसकी बीवी जो थी, जो बच्चों की माँ भी थी, उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट सी आ गई। उसने वो बात जब सुन ली थी कि वो मरा नहीं था, तो वो भी एकदम से खिलखिला के उठ गई कि उसकी वीरान दुनिया फिर से आबाद हो गई थी। सब मिले, फिर बच्चे भी आगे आए, बाप से लिपट गए और ऐसे लिपट गए कि कौड़े खान भी रोना शुरू हो गया। वो सब मिलते रहे, बीवी दूर खड़ी मुस्कराती रही। एक गांव की बीवी थी, वो अपने शौहर को गले तो नहीं लगा सकती थी, शर्म हया की पैकर थी, बार बार अपना दुपट्टा सर पे ठीक करती। शर्म हया ये थी कि मेरा जीवन साथी, मेरा सरताज वापस आ गया है। सब उससे मिल चुके। उसके बाद उसको कहा अंदर आओ।
खाने पीने से उसकी खातिर मदारत की गई। वो अपने बच्चों को चूमता था, अपनी बीवी को देखता था, अपने घर को देखता था और रोता जाता था। सबने पूछा, अब बताओ कहाँ गए थे? उसने कहा, पहले आप मुझे बताएं, आप लोगों ने मुझे मरा हुआ क्यों समझ लिया और मेरा गायबाना नमाज जनाजा क्यों अदा किया? तो उन्होंने बताया कैसे हमने पीर साहब से रब्ता किया, जब ढूंढते ढूंढते थक गए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन हो गए और तुम नहीं मिले, तो हमने पीर साहब से रब्ता किया और उन्हें अपना अमल करके हमें बताया था कि वो एक हादसे का शिकार होकर मर चुका है और उसको उसके मुर्दा जिस्म का कोई नहीं पता। तभी गांव वाले ने तुम्हारा गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा था और उसके बाद तुम्हारी बीवी बच्चे भी रोते 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 आकर उनको सुकून आ गया कि तुम मर चुके हो। अब तुम बताओ, इसलिए गांव वाले तुमसे डरे हुए थे, तुम कहाँ थे? वो नहीं चाहता था कि वो सारी बात उनको बता सके कि कैसे चिल्ला करते हुए उससे गलती हुई थी और जिन्नात उसको उठाकर इतनी दूर फेंक के आए थे कि वो वहीं पे भूख और प्यास से मर जाए। उसी लम्हे उस चारपाई पे बैठे हुए उसको वो सारी, एक दफ़ा से 6 महीने गुजर चुके थे इस बात को लेकर, उसको सारा वो याद आ गया। कैसे एक गलती की थी, माँ ने उसको कहा था तुम्हारी क्या गैरत मर चुकी है, तुम्हारी माँ को ये काटने जा रहे हैं, अगर तुम मुझे बचाने ना आए तो मैं तुम्हें अपना खून नहीं बख्शूंगी। और वो इसी बात पे वो जज्बाती होकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और यही गलती हुई थी जिससे जिन्नात ने उसको पकड़ लिया था, मंजर गायब हो गया था और उसको उठा के दूर एक पहाड़ में फेंक आए थे जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। भूख और प्यास से वो मर जाता, लेकिन किसी ने उसको बचा लिया था। तब उसको दिमाग में वो कहका सुनाई दिया, वो खूबसूरत दोशीज़ा भी उसके जहन में आ गई जो उसको दरबार पे मिली थी। और हैरत की बात यह थी कि वो एक ही दफ़ा उसके सामने आई थी, दरबार पे कई दफ़ा उसके दिमाग में उसका ख्याल आया, क्योंकि वो उसको एक लफ्ज़ भी बता गई थी कि ये पढ़ोगे तो मैं आ जाऊंगी। उसका कई दफ़ा दिल किया वो उस लफ्ज़ को पढ़े, लेकिन उसने नहीं पढ़ा, क्योंकि उसने उस लड़की की आंखों में ऐसी मुस्कुराहट देख ली थी, एक ऐसी चमक देख ली थी, जहाँ दीदा बंदा था, समझदार बंदा था, आमिल भी था, कि उस लड़की की आंखों में एक ऐसी चमक है जो प्यार करने वाली चमक होती है, जो पसंदीदगी की चमक होती है। इसलिए उसने उसको कभी नहीं बुलाया था। और अभी जब वो सारे गांव वाले पूछ रहे थे कहाँ रहे इतने दिन, तो उसको वो लड़की भी याद आ गई, वो सफ़र भी याद आ गया, वो जुमला भी याद आ गया जिसको पढ़ने से उस लड़की ने सामने आना था। तो उसने कहा, वहाँ पर सबसे झूठ बोला कि मैं एक शख्स से मिला, वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा एक काम के सिलसिले में कहीं जाना है, इमरजेंसी है, तुम आमिल हो, तुम ही कर सकते हो इस तरह का काम, तुम कारी साहब भी हो। अक्सर मैं कभी कभी इस तरह के काम करता था, तो वो मुझे लेके गया, लेकिन मुझे कहाँ ले गया ये मुझे भी नहीं पता लगा। उसने मुझे कुछ ऐसा मशरूब पिला दिया था कि मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद जब मैंने आंख खोली तो मैं एक दरबार पे था, और मैंने जब उस दरबार से पूछा, बेहोशी की हालत में मेरी आंख खुली, तो लोग मुझसे झुके हुए थे मेरे ऊपर। उससे उन्होंने मुझे पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया कि यार एक दोस्त था जो मुझे यहाँ पे इस तरह छोड़ गया है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। तो घर वालों ने उससे सवाल पूछा, क्या तुम उस शख्स से पहले कभी मिले हो, क्या तुम उसको जानते हो, उसने क्यों किया तुम्हारे साथ ऐसा, उसने तुम्हें बेहोश क्यों किया? उसने कहा, हाँ, रास्ते में जब हम बात करते थे, अभी दूर तक मुझे उसने मशरूब नहीं पिलाया था, तो उसने मुझे रास्ते में ही कहा था। ये कहानी वो घड़ चुका था वहीं पे बैठे बैठे, जब वो आया था तो सोच के आया था। घर वाले जब मुझसे पूछेंगे तो ये मैं कहानी उनको एक फ़र्जी सी कहानी सुना दूंगा कि जब वो रास्ते में मेरे साथ जा रहा था तो वो मुझे यही कह रहा था कि एक जिन है, उसको निकालना है, और अगर तुमने ना निकाला तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। मुझे नहीं समझ आई सज़ा किस बात की निकलेगी। वो अजीब सी बातें कर रहा था, उसको मुझसे क्या चाहिए था मैं नहीं जानता, बट वो मुझे दरबार पे फेंक गया। मुझे लगता है मेरी ज़मीनों का एक दफ़ा मसला हुआ था, कुछ लोग आए थे ख़रीदने के लिए, उन्हीं में से कोई था, वो गाँव वाले जानते थे उनका ज़मीनों का कुछ उसका रफड़ बना था, या उन्हीं में से कोई बंदा था, या एक पहलवान था जिसको मैंने हराया था, उसके किसी लोगों ने मेरे से बदला लिया और मुझे मशरूब पिला के दरबार पे फेंक गए। शायद वो अपनी उस बेइज्जती का, आसान बच्चे ज़रा टाइम देखना, उस बेइज्जती का बदला लेना चाह रहे थे मुझसे, जो मैंने पहलवानी के दौरान उनको हराया था। और वो उन चाहते थे कि वो जो उनके दिल पे बात लिखी हुई थी, कभी मौका मिला तो ज़रूर हम इससे बदला लेंगे। तो उन्होंने शायद वो पहलवानी का मुझसे बदला लिया है। मुझे मारा तो नहीं, लेकिन मुझे दूर ऐसी जगह पे फेंक आए थे जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। या दूसरा ये हो सकता है वो जो ज़मीनों वाले थे जिनके साथ मेरा सौदा हुआ था और बाद में हो गया था, हमारी आपस में तू मैं भी हो गई थी, मैंने उनको बड़ा बुरा भला कहा था, उन्होंने भी धमकियाँ दी थी कि हम तुम्हें देख लेंगे। अब इनमें से किसने ये मेरे साथ किया मुझे नहीं पता, लेकिन
जिनको मैंने अगर किसी पहलवान को हराया था उसने ये काम करवाया, या वो ज़मीनों वाला कोई और बंदा था जिसको मैं जानता नहीं था, उनमें से किसी का काम है, लेकिन वो मुझे फेंक आए थे। फेंक तो ऐसी जगह पे आए थे जहाँ से मैं ज़िंदा वापस नहीं आ सकता था। वो तो मुझ पे अल्लाह की रहमत हुई कि किसी ने मुझे दरबार पे उठा के फेंक दिया। बेहोश में पहाड़ों में था। वो मुझे मशरूब पिलाने के बाद मेरी हालत शायद ऐसी होगी, वो समझ बैठे ये मर गया है, लेकिन मैं मरा नहीं था, मैं ज़िंदा था, बेहोश पड़ा हुआ था। और वो फेंक भी ऐसे गए थे कि यहाँ पे इसको कौन पानी या खाना देगा, ये भूख प्यास से मर जाएगा। लेकिन अल्लाह ने मुझ पर रहमत की, कोई मुझे दरबार पे फेंक आया और मैं दरबार पे रहा और इतना अरसा वहाँ पे गुजारता रहा हूँ। आप लोग चाहें तो उस दरबार पे जाके कोई भी पता कर सकता है। मैं 6 महीने वहीं पे रहा हूँ। और बीवी की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहा, ये सच है, मैं उस दरबार पे रहा हूँ, तुम भी जाके पता करना चाहो तो मैं आज भी चाहूँगा तुम्हें और बच्चों को लेकर उस दरबार पे दोबारा हाज़िरी दूँ, क्योंकि 6 महीने मैंने वहाँ पे वक्त गुजारा है। उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है और वो भी आप लोगों को गवाही देंगे कि मैं बेहोशी की हालत में वहाँ पे पड़ा था। बीवी को ज़्यादा गांव वालों को इस कहानी पे यकीन आ गया, क्योंकि एक अनोखा वाक़या था कि गांव का एक फ़र्द ऐसा गांव से गायब हुआ कि 6 महीने उसका पता ही नहीं लगा था। तो इसलिए सारे परेशान थे। खैर, सारे आहिस्ता-आहिस्ता उससे मिलते रहे। 3-4 दिन तक लोग उससे मिलने के लिए आते रहे। गाँव के अंदर यही एक खूबसूरत माहौल होता है, यही एक मंज़र होता है। अरसलान बच्चे ज़रा बात भी सुनना। यही एक खूबसूरत मंज़र होता है कि खुशी में भी सब एक दूसरे के साथ होते हैं, परेशानी में भी सब एक दूसरे के साथ होते हैं। और वो आया था, लौटा था, तो तकरीबन तमाम गाँव के लोग उससे मिलने के लिए आते रहे। जैसे जैसे लोगों का मिलना कम हुआ और वो बीवी के पास बैठा, तो बीवी ने पूछा, बड़ा भयानक होता है कि आपको पता लगे आपका जीवन साथी मर गया है, आपको नहीं पता उस पर क्या गुजरती है। मैं तो अभी तक शॉक्ड हूँ। बच्चे अपर्चर लाइट भी देख लेना। मैं तो अभी तक शॉक्ड हूँ कि आप वापस आ गए हैं। आप सोच नहीं सकते, मेरी ज़िंदगी फिर से बेरौनक ज़िंदगी में रौनक भर गई है। किस्सा मुख्तसर। बीवी को भी उस कहानी पे यकीन आ गया। अब वो अपने बच्चों के साथ उसी तरह पुरानी रूटीन के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ मिल रहा था और अपनी ज़मीनों पे भी उसने जाना शुरू कर दिया था। वक्त सारा सही गुजर रहा था कि एक दिन बीवी ने कहा, फ़लाँ मेरी जो सोने की मालन बोलते हैं, एक होती है बहुत बड़ी सी, वो नहीं मिल रही घर में। तो वो चौंका और कहा, क्या मतलब इस बात का? उसने कहा, पता नहीं, मैंने निकाली थी पहनने के लिए शादी पे और मैंने पहनी है और वापस मैंने उसको कहते हैं अटैची केस, तो मॉडर्न होता है, वो क्या होते हैं, ट्रंक बोलते हैं, जस्त का बना होता है, ट्रंक सा होता है। उसने कहा, मैंने ट्रंक के अंदर रखा था, लेकिन अब मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा। किसी की शादी है, मैंने दोबारा पहनना है, लास्ट वीक मैंने पहना था, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही वो कहाँ गया। उसने भी बीवी के साथ मिलकर ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते रहे, नहीं मिला। पूरा ट्रंक देख लिया, नहीं मिला। उसने कहा, कहीं चोरी तो नहीं हो गया? उसने कहा, नहीं, चोरी नहीं हुआ, समझ नहीं आ रही ये कहाँ गया। खैर, 2 दिन ढूंढने के बाद जब नाउम्मीद हो गए, तो एक दिन वो अपने घर में बैठा था कि एकदम से उसको वो कहका लगाती लड़की याद आ गई, जिसने कहा था, मुझे जब बुलाना हो तो मुझे आवाज़ ज़रूर दे देना। फौरी तौर पे उसने कहा, आज मुझे उससे रब्ता करना चाहिए, मेरी जो गुमी हुई चीज़ है शायद वो मुझे ढूंढ के दे देगी। जब रात हुई, सारे सो गए, तो उसने अपनी एक चारपाई उठाई और जाके नीचे एक बाहर दरख्त था, उस दरख्त के नीचे उसने अपनी चारपाई डाली। वो इधर उधर देख रहा था, कोई उसको देखे ना। उसके दिल की धड़कन तेज़ थी। आज बहुत अरसे बाद वो उस मंत्र को पढ़ने जा रहा था, उस लफ्ज़ को बोलने जा रहा था जो उस औरत ने, उस लड़की ने कहा था, इस लफ्ज़ को इतनी दफ़ा पढ़ोगे तो मैं आ जाऊँगी। जब उसने देखा कि सारे सो गए हैं, तो फिर से उठा, बीवी को देखा कि वो जाग रही है, सो गई है। तो उसकी बीवी सो चुकी थी, बच्चे भी सो चुके थे। वापस आया, उस चारपाई पे उठ के बैठ गया और उसने वो मंत्र, वो लफ्ज़ पढ़ने शुरू कर दिए। वो लफ्ज़ पढ़ता रहा कि जैसे ही गिनती मुकम्मल हुई, तो उसी वक्त चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी और वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, हाथ उसने पीछे बंद किए हुए थे, गर्दन वो कहता है उसने ऐसे यूँ साइड पे की हुई थी, जैसे कोई अदा से किसी को देखता है। वही खिलखलाती, वही हसीनो जमील दोशीज़ा बिल्कुल सामने खड़ी थी। आज उसने बहुत लंबी एक गुत्त की हुई थी, पोनी की हुई थी, जो नीचे ज़मीन तक उसका परांदा हिल रहा था, और खड़ी मुस्कुराती रही और वो उसको देख रहा था।
कुछ देर मुस्कुराने के बाद कही, उसने कहा, गिला ये है तुमने इतना अरसा लगा दिया मुझे याद करने में, तुम्हें एक दफ़ा भी मेरी याद नहीं आई। उसने सर नीचे झुका लिया और कहा, कई दफ़ा मेरा दिल चाहा कि तुम्हें बुलाऊं लेकिन मैं नहीं बुला सका, मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन आज तुम्हें मैंने बुलाया है। तो वो बोली, मैं हाजिर हूँ, बताओ क्या काम है। उसने कहा, मेरे घर के अंदर एक फ़लाँ फ़लाँ चीज़ इस तरह रखी थी, वो गायब हो गई है, मिल नहीं रही, तो मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो चोरी हो गई है या वो गुम हो गई है। वो मुस्कुराई और कहा, वो तो मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ, तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें वाकई इतना अरसा मेरी कोई याद नहीं आई? जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई, तुम्हें पहाड़ों से लेके आई, दरबार तक पहुँचाया, तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त किया और तुम्हें कह के गई, मुझे ज़रूर बुलाना कभी ज़रूरत पड़े। 6 महीनों में कभी तुम्हें मेरी याद नहीं आई। कैसे तुम बेवफा बंदे हो, कैसे शख्स हो जिसने अपने मोहसिन तक को याद नहीं किया। उसने गर्दन उठाई और कहा, मैं एक पहलवान तो रहा हूँ लेकिन एक एजड बंदा हूँ, तुम एक नौजवान लड़की हो, तुम्हें बुलाते हुए मुझे शर्म आ रही थी। मैं तुम्हारा शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहता था लेकिन मुझे फिर भी शर्म आती थी। आज तुम आ गई हो ना, बताओ क्या खाओ पियोगी। उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक काम करना, जब कभी मेरी याद आए तो इसी दरख्त के नीचे आके चारपाई डाल देना और वही मंत्र पढ़ना, मंत्र पढ़ोगे तो मैं आ जाऊंगी। अब मैं देखती हूँ अब तुम मुझे दोबारा कब याद करते हो। रह गया तुम्हारी वो ज्वेलरी, तुम्हारी बीवी ने ही शादी पे पहनने के बाद जब वो रख रही थी, उस ट्रंक के ऊपर ही उसने रखा हुआ था, और जब उसने ढक्कन खोला था उस ट्रंक का, उसको याद नहीं रहा था, तो उस ढक्कन के पीछे एक और ट्रंक है, ट्रंक के नीचे एक पेटी है, पेटी की बिल्कुल बैक साइड के नीचे वो पड़ा हुआ है, जाके उठा लो, वो सुबह मिल जाएगा। अब मैं जाऊं? उसने कहा हाँ। उसने कहा, मैं जा इसलिए रही हूं, देखना चाहती हूं अब तुम मुझे दोबारा कब बुलाते हो। वो हसीनो जमील खूबसूरत सी लड़की, लहलहाती चहचहाती, चूड़ियों की खनकार, और जैसे ही वो आती थी, ये दूसरी दफ़ा तो वो आ रही थी, तो आते ही एक खुशबू सी फैल जाती थी। पहली दफ़ा उसको लगा था ये खुशबू शायद दरबार से आ रही है, क्योंकि वहाँ पे अगरबत्तियाँ बहुत जलाई जाती हैं खुशबू के लिए, इत्र भी लगाया जाता है दरबार पे। लेकिन अब जब वो खुशबू आई तो वो समझ गया ये तो वही खुशबू है जो दरबार पे सूंघी थी। तब उसको एहसास हुआ कि ये इत्र अगरबत्तियों की नहीं, इसी लड़की की ही खुशबू है। उसको खुदाफिज करके चली गई। वो चारपाई से उठा, अंदर जाके सो गया, और अगले दिन सुबह उठ के उसने अपनी बीवी से कहा, आओ एक दफ़ा फिर ढूंढते हैं। तो बीवी ने कहा, कहाँ ढूंढें, सारा तो ढूंढ लिया है। उसने कहा, एक दफ़ा हम फिर ढूंढने में हर्ज क्या, आओ तो सही। वो नहीं चाहता था उसको बता सके। वो उसके साथ ढूंढना शुरू हुआ, चीज़ें हटानी शुरू कर दी। हटाते हटाते कहा, यार पेटी के पीछे तो देखो। उसने कहा, उसके पीछे तो जगह ही नहीं है। उन्होंने कहा, यार हटाने में क्या हर्ज है। उन्होंने हटाया, हटा के देखा तो वो नीचे पड़ा हुआ था। बीवी ने उठाया और खुश हो गई कि शुक्र है अल्लाह का, हमें मिल गया। सारे अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। वो इंतज़ार में था रात हो तो मैं उसको फिर से बुलाऊं और उसका शुक्रिया अदा करूं। रात हो गई, उसी तरह वो अपनी चारपाई लेके बाहर गया, बीवी को बता के गया कि तुम सो जाना, आज मैंने खेतों का एक चक्कर लगाना है, पानी देखना है खेतों के अंदर, मैं ज़रा लेट आऊँगा। क्योंकि आज वो जल्दी में नहीं था। कल रात को उसने जो बुलाया था वो जल्दी से बुला लिया था, अभी उम्मीद थी कि कोई आ सकता है। आज वो चाह रहा था कि लेट नाइट उसको बुलाए और बैठ के उसके साथ बातें करे। जब सब सो चुके, वो इधर उधर चक्कर लगाता रहा। जब उसको यकीन हो गया कि अब कोई भी नहीं उठेगा, सारे अपनी अपनी गहरी नींद में, तो उसी चारपाई पे गया। आज वो मुतमईन होकर बैठा था कि अब किसी के आने का डर नहीं, आज मैंने बैठ के उससे बातें करनी है। उसने वही वाला मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ के बैठ गया कि अभी ही वो आ जाएगी। कल तो वो फ़ौरन आ गई थी, आज उसने मंत्र पढ़ा और कहीं से भी चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज़ नहीं आई। वो बैठ गया, क्या मैं मंत्र को दोबारा पढ़ूं या क्या करूं, अभी तक क्यों नहीं आई। वो इधर उधर देख रहा था तो साथ ही उसके कानों ने एक खनखनाहट सुनी। वो खनखनाहट उसके सामने से नहीं, उसके पीछे से थी। उसने अपनी चारपाई पे बैठ के साथ ही पीछे मुड़ के देखा तो वो मुस्कुराती हुई पीछे बैठी उसको देखी जा रही थी। उसने कहा, तुम कब आई? उसने कहा, जब तुमने मंत्र पढ़ लिया तो मैं तो उसी वक्त आ गई थी, तुम्हारे पीछे बैठी हुई थी, तुम्हें तंग करना चाह रही थी। वो उसकी तरफ मुड़ा और कहा, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मुश्किल को आसान किया, वो ज्वेलरी मिल गई है।
मैंने आज तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें बुलाया है, लेकिन मुझे ये बताओ, मेरे ख्याल में इस वक्त अजान हो रही है, हम ज़रा रोक देते हैं। जी, कुछ देर के लिए कहानी को मैंने रोका था क्योंकि एकदम से बादल भी आ गए हैं, अंधेरा छा गया है और अभी काफ़ी टाइम है लेकिन अंधेरा हो गया, ऐसे लगता है जैसे रात हो गई है जबकि रात नहीं हुई। अज़ानें हो रही थी तो मैंने भी उठ के अभी नमाज़ पढ़नी है, लेकिन बस मैं जो कहानी का बाकी पोर्शन रह गया है वो मैं आपको सुना दूँ। वो उसके पीछे आके बैठ गई और कहा मैं तो उसी वक्त ही आ गई जब तुम मंत्र पढ़ रहे थे और मैं बैठी तुम्हें देख रही थी। उसने कहा मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है और आज मैं तुमसे कुछ बातें भी करना चाहता हूँ। उसने कहा हाँ बोलो, क्या बात करनी है। उसने कहा तुमने मुझे बचाया क्यों था? तुम मुझे दरबार तक पहुँचाने वाली थी, तुमने मुझे कहा, और तुम मुझे मंत्र भी दे के गई, दरबार पे मुझसे मिली भी सही। तुम्हें मुझ में क्या ऐसा लगा कि तुमने मुझे बचाया और मुझे मंत्र दिया? तो वो हंसी खिलखिलाई और बोली तुम अपने वक्त के एक बहुत बड़े पहलवान हो। मैं जानती हूं तुम खेलते हुए उस मैदान में 3-3 लोगों को उठा के फेंक देते हो। तुम जीदार भी हो, बहादुर भी हो और एक नेक दिल इंसान भी हो, और तुम्हारी शक्ल सूरत जो है उस पर मासूमियत सी है। जितना खुदा ने तुम्हें ताकत दी है उसके बावजूद तुम एक इंतहाई मासूम इंसान हो। तुम्हारे चेहरे पे जो मासूमियत है, ये मुझे, जब मैंने तुम्हें पहाड़ों में देखा तो तुम्हारे चेहरे की इस मासूमियत पे मैं मर मिटी थी। तुम मुझे अच्छे लगते हो। मैंने तुम्हें इसलिए मंत्र दिया था कि तुम जब भी मंत्र पढ़ोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, और तुमने मुझे आज बातें करने के लिए बुलाया है तो तुम्हें मैं ये बात भी बता दूं, तुम दरबार पे, मुझे तुमने बुलाया तो नहीं लेकिन मैं रोज़ दरबार पे वहाँ आती थी। मसरूफ़ होती थी तो हफ्ते में एक चक्कर ज़रूर लगाती थी, तुम्हें देखती रहती थी, तुम्हारे सामने नहीं आती थी। हाँ, अगर तुम याद करो तो तुम्हें मेरी खुशबू भी आ जाती होगी, लेकिन तुम उस खुशबू को यही समझते रहे कि ये दरबार की खुशबू है। वो दरबार की खुशबू नहीं थी, वो मेरे ही वजूद की खुशबू थी। जब तुम यम अपने घर आ रहे थे तब भी मैं तुम्हारे साथ यहां पे आ रही थी। जब तुम अपनी फैमिली से सबसे मिल रहे थे तब भी मैं तुम्हें देख रही थी। हाँ, पहाड़ पे देखते ही तुम मुझे अच्छे लग गए थे। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत मुझे अच्छी लग गई थी। तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जान गई थी कि तुम एक आम इंसान नहीं, तुम एक नेक इंसान, बहादुर इंसान और अपने वक्त के, अपने गांव के एक ज़बरदस्त पहलवान भी हो। मुझे नहीं पता ऊपर आसमान पे उड़ते हुए नीचे इन पहाड़ों में, वीरान पहाड़ों में, एक बशर को इस तरह बैठे देख के मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं जानती थी इर्द गिर्द दूर दूर तक आबादी नहीं है, तो ये कौन है जो सर झुकाए बैठा है। तो मैं वहीं ऊपर ही तुम्हारे इर्द गिर्द मैंने चक्कर लगाया, गोल सी घूमी। तब घूलते हुए मुझे और एहसास हो गया कि इर्द गिर्द की किसी आबादी से आया हुआ ये शख्स नहीं है, ये इस जगह पे फंसा हुआ शख्स है जो मदद के लिए इधर उधर देख रहा है। तब मैं नीचे उतरी और तब मुझे तुम्हें देखने का मौका मिला, और तुम्हें देखते ही मैं अपना दिल हार बैठी, तुमसे प्यार कर बैठी। तभी मैं तुम्हारे सामने नहीं आई कि पहले ही तुम एक मुसीबत से उड़ते हुए तुम्हें कोई वहां पे डाल गया था, और मैं नहीं चाहती कि मैं एकदम से तुम्हारे सामने हूं तो मुझे डर जाओ। तो इसलिए मैंने तुम्हारे नींद का झोंका दिया तुम्हें, और उसमें एक रूप धारा और कहा, बुजुर्ग हस्ती सामने आई तो वो मेरा ही एक रूप था, क्योंकि हम रूप धार सकते हैं, और मैं जिस कबीले से हूं मेरे पास और भी बहुत कुछ है। वक्त मिला तो मैं अपने कबीले भी लेके जाऊंगी, और मैं तुम्हें बचाती हुई ले गई और मुसलसल तुम्हारे साथ रही। मैं वापस अपने कबीले चली जाती थी, लेकिन जब कभी मुझे मौका मिलता था मैं तुम्हें देखने ज़रूर आती थी। तुम्हें जब तक मैं देखूं नहीं मुझे चैन नहीं आता। आज मुझे पता था तुमने मुझे बुलाना है, लेकिन मुझे अपने कबीले में आज वापस जाना था। फिर भी मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन थी, तुमसे मिल लिया। अब मैं जा रही हूँ, ये कह के जा रही हूँ, हर बुध के बुध मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूँगी। सिर्फ तुमने एक काम करना है, इस चारपाई के ऊपर आके लेट जाना है और हर बुध को इतने बजे इंतज़ार करना है मेरा, मैं यहाँ पे तुम्हें मिलूँगी। आज जल्दी में हूँ, फिर हमारी जल्द ही मुलाकात होती है। उसने उसका खुदाफिज किया और वो वहाँ से चलती बनी। वो वहाँ से उठा, अपने घर चला गया, अपनी बीवी से मिला और उससे कहा सुबह उठ के, क्योंकि रात को बीवी सोई हुई थी, मुझे ये याद आ रहा है कि तुम लोगों को किसने, कौन से पीर ने कहा था कि मैं मर चुका हूँ और तुम लोगों ने मेरा नमाज
जनाजा भी गायबाना अदा किया। तो उसकी बीवी बोली, छोड़ो इस बात को, इसका क्या करना। उसने कहा, नहीं, मुझे पता तो लगे वो कौन सा पीर साहब है। तो बीवी ने बताया, फलां वाला पीर साहब जिसको तुम भी मानते हो। उसको एकदम से झटका सा लगा कि वो तो पहुंची हुई, मैं उनको हस्ती समझता था, मैं तो उनको हमेशा उनको नेक बुजुर्ग एक इंसान समझता था, वो एक बेहतरीन आमिल भी था, एक नेक बुजुर्ग इंसान भी था। उसने ऐसी बात क्यों कही, मैं उसके पास ज़रूर जाऊँगा। बीवी ने मना भी किया, लेकिन उसने कहा, मैं जाऊँगा और मैं पूछ के आऊँगा। और एक दिन वो चल पड़ा, पीर साहब के आस्थाने पे पहुँचा। पीर साहब ने उसने दुआ सलाम की और पीर साहब ने उससे कहा, हाँ बोलो, किस काम से आए हो। उसने कहा, पीर साहब आप बहुत अल्लाह वाले हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, मैं भी आपको कभी बहुत नेक हस्ती समझता था, मैं एक सवाल का जवाब लेने आया हूँ। कुछ अर्सा पहले, आपको याद नहीं होगा, मेरे घर वाले आए थे और उन्होंने आपसे पूछा था कि मेरा नाम कौड़े खान है, मेरा आपसे पूछा था, आपने कहा था नाम क्या है, फ़लाँ क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये चीज़ें पूछी थी। और उसके बाद आपने अपनी इल्म की रोशनी में बताया था कि उसका कहीं हादसा हुआ है और वो मर गया है। मेरा ना तो कहीं हादसा हुआ था और ना ही मैं कहीं मरा था, तो आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। पीर उसकी बातें सुन के इस तरह इजहार कर रहा था जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, और उसको लगा जैसे पीर को कुछ याद आ गया और उसको गौर से देखता रहा। कहता, क्या तुम मरे नहीं थे। उसने कहा, नहीं पीर साहब। तो पीर ने कहा, क्या तुम्हारे साथ हादसा नहीं हुआ था। उसने कहा, नहीं पीर साहब। उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे आमिल कभी झूठ नहीं पढ़ते, हमारे जो मुवक्किल हैं, हमारे मुवक्किलों ने बताया था, मैंने अपने मुवक्किलों को भेजा था और वो गए थे, देख के आए थे, तुम्हारे साथ हादसा हुआ है और तुम मर गए थे, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा, पीर साहब मैं मर गया होता तो मैं जिंदा कैसे हो गया हूं। उसने कहा, यही तो हम परेशान हैं, हमारे मुवक्किल कभी झूठ नहीं बोल सकते, तुमने कुछ ना कुछ गलत किया है, तुम कोई जादूगर हो, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम जिंदा कैसे हो। अपने बंदों को आवाज़ें देनी उसने शुरू कर दी। उसके बंदे भागते हुए आगे, इनका नेटवर्क होता है। उसने कहा, ये बंदा बहुत बड़ा, क्योंकि कुछ और लोग भी बैठे थे जो ये बैठे बातें सुन रहे थे कि पीर साहब के मुंह पे उनको कह रहा था कि तूने मुझे मरा हुआ करार दे दिया, जबकि मैं तो मरा ही नहीं था, तूने झूठ क्यों बोला। तो वो भी इस तरह देख रहे थे, ये कैसी बहस चल रही है। तो पीर एकदम से इश्तियाल में आ गए और कहा, ये झूठ बोलता है, ये कोई जादूगर है, ये जादू से इसने कुछ किया है, पकड़ो इसको, मार डालो इसको, उठा के फेंक दो। वो इस अंदाज में इश्तियाल में आ गया था जैसे जनून में आ गया हो, और जनून में अपने उन मुस्टंडों को ऑर्डर दे रहा था जो उसको पकड़ रहे थे, इस अंदाज में कि उसको घसीटते हुए बाहर लेके जाएं, उसकी धुलाई करें, उसको मारें। तो एकदम से उसने कहा, पीर साहब आपको क्या हो गया है, मैं तो आपको अल्लाह वाला समझता था, आप एक झूठे इंसान हैं। और वो पीर साहब को बुरा भला कहना शुरू हो गया। पीर समझ गया था कि वो उसकी कही हुई बात को झुठला रहा है और अकेले में नहीं, वो सबके सामने कह रहा है, सामने उसके मुरीद बैठे हैं। तो इसलिए ऐसी ज़ोर ज़ोर से ऊंचा बोलना शुरू हो गया, तमाशा करना पीर शुरू हो गया कि लोगों का ध्यान इस साइड पे दिला सके कि मैं सच्चा हूँ, ये कोई जादूगर है या झूठ बोल रहा है या कोई फ्रॉडिया बंदा है। वो बंदे भी समझते थे पीर साहब के, उन्होंने भी उसको वहीं पे मारना शुरू कर दिया और उसको पकड़ना शुरू कर दिया, इस अंदाज में उसको घसीटते हुए बाहर ले जाए जैसे अभी बाहर जाके उसको डंडों से, सोटों से मारना शुरू कर देंगे। उसको 2-3 थप्पड़ अभी तक वो मार चुके थे। जैसे ही बाहर गए, वो एक पहलवान शख्स था और सब फ्रॉड को समझ गया था। वो कहता है, मैंने पकड़ा कौड़े खान, कहता है, और 2 उसको लगाए, उठा उठा के ऐसे ज़मीन पे पटका कि उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई उनमें से कोई उठ के दोबारा मुझे पकड़ता या मुझे कुछ कहता। मैं अंदर गया, पीर साहब की तरफ देखा, पीर की जगह खाली थी, पीर वहाँ से निकल चुका था, भाग चुका था। और मैंने बैठे हुए वहाँ लोगों से कहा, ये सब फ्रॉड है, ये फ्रॉड पीर है, जाओ अपने घरों को, ये मुझे भी मुर्दा करार दे चुका था, मेरे घर वाले तो मेरा गायबाना नमाज जनाजा पढ़ चुके थे, और ये एक झूठा पीर बना बैठा, इसको कुछ भी नहीं पता। और वो पड़े उसके बाहर चेले जो मुझे मारने के लिए गए, मैंने उनको ऐसा पछाड़ा है, ऐसा उनको उठा उठा के मारा है कि उनको नानी याद आ गई है। जाओ। कुछ लोग बैठ गए और कुछ लोग खड़े हो गए कि ये सही कह रहा है, पीर भी भाग गया है। जो बहुत अकीदतमंद और जहलाना हद तक उसके अकीदतमंद थे, वो वहीं पे बैठे रहे, उसी को पागल समझ रहे थे। और जो कुछ 2-3 समझदार थे, वो समझ हो गए, मामला उनकी समझ में आ गया था। लेकिन उन्होंने उसकी बेइज्जती की थी, उसको थप्पड़ मारे थे, उसको ये दुख ज़रूर था। वो घर पहुंचा, रात के टाइम वो अपने ही कमरे में अपने बिस्तर पे सोया था कि उसके कानों में आवाज़ आई, दरख्त के नीचे पहुंचो। एकदम से उसने अपनी आंखें खोली, झटका मारा, ये इधर उधर देखा, आवाज़ कहाँ से आई, कि ये आवाज़ वही मानूस सी आवाज़ थी जो उसके कानों में खटकती थी, उसी खूबसूरत हसीना की। वो उठा और बाहर चलता हुआ दरख्त के पास पहुंच गया। आज वहाँ पे अभी चारपाई उसने नहीं बिछाई थी, वैसे ही खड़ा हो गया, इंतज़ार करने लग गया।
कि जिस आवाज़ ने मेरे कानों में कहा है वहाँ पहुँचो, मैं उसका इंतज़ार करूँ। तो उसने जैसे ही दरख्त के पीछे खड़ा हुआ, उसने मुड़ के देखा तो उसके पीछे खड़ी थी। और जैसे ही उसने उसको देखा, उसको कहा हाँ बोलो, तो उसी लम्हे उसने देखा उसके घर के साथ वाला ही एक शख्स जो वहीं से वॉशरूम के लिए निकला था, किसी काम के लिए निकला था, वो बिल्कुल सामने से आ रहा था। और वो इस अंदाज में आ रहा था कि ना ही कौड़े खान छुप सका और ना ही वो जो लड़की वहाँ पे खड़ी थी वो कहीं गायब हो सकी। यकीनन उस सामने आते हुए शख्स ने उन दोनों को देख लिया था। वो हड़बड़ा सा गया कि इसको मैं क्या जवाब दूँ, ये लड़की कौन है, इसने उसको देख लिया है। वो शख्स चलता उसके करीब आया और कहा, कौड़े खान क्या हाल है, ठीक हो? उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो सिर्फ कौड़े खान को मुखातिब कर रहा हो, लड़की के बारे में तो सवाल ही नहीं कर रहा था। वरना कोई भी गाँव का जिस तरह करीबी बंदा था पहले पूछता है, भाई ये लड़की कौन है, सब खैरियत है ना, रात के पैर इस क्रम क्यों खड़े हो? तो उसने इस अंदाज में कौड़े खान को सलाम किया, सब ठीक है ना, खैरियत से हो ना? उसने कहा हाँ हाँ, और उसके बाद आगे चला गया। तो वो डरा हुआ था, मुड़ा और उसकी तरफ देखा, वो खड़ी मुस्कुरा रही थी, वो अपनी जगह पे मौजूद थी। तो उसने कहा, उसने तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की? तो वो मुस्कुराई और कहा, मैं सिर्फ तुम्हें नज़र आ रही हूँ, उसको मैं नज़र नहीं आई। तुम घबराओ मत, मेरे पास ऐसी ताकत है, मैं चाहूँगी तो नज़र आऊँगी वरना नज़र नहीं आऊँगी। वो रिलैक्स हो गया, उसके अंदर जो खौफ था, बेचैनी थी, वो ख़त्म हो गई। इसका मतलब है कोई आ भी गया तो परेशानी की कोई बात नहीं। तो उसने उसको कहा, यही बात मुझे पहले बता देनी थी, पहले 2 दफ़ा भी जब तुम आए हो तो मैं तो डरा और रहा हूँ, खौफज़दा रहा हूँ कि कोई देख ना ले। तो वो मुस्कुराई कि तुम्हें खौफज़दा देख के भी मुझे अच्छा लगता है। उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, यही तो मैं हैरान हूँ कि तुमने अभी तक मेरा नाम क्यों नहीं पूछा? मेरा नाम रानी है। और ये फेक नहीं, कहानी में रियल नाम बताया गया, रानी है मेरा नाम। उसका रानी रियल नाम था। उसने कहा, अच्छा तुम रानी हो? उसने कहा, हाँ तुम भी मुझे रानी कह सकते हो। उसने कहा, बोलो, तुमने मेरे कमरे से मुझे जगाया है, मैं परेशान हो गया हूँ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसने कहा, तुम आज जिस पीर के पास गए थे और उन्होंने तुम्हें 2-3 थप्पड़ मारे थे और तुमने बाहर उठा के उनको पटक तो दिया था, फेंक तो दिया था, लेकिन तुम्हें कोई हाथ लगाए ये मुझसे कैसे बर्दाश्त होगा? तुम जब चले गए थे तो उस पीर का मैं ऐसा हशर करके आई हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो अपने बिस्तर पे लेटा था, मैं अभी अभी वहीं से आ रही हूँ कि उसको इतने थप्पड़ पड़े हैं, उसको इतने थप्पड़ पड़े हैं, उसका चेहरा लाल हो गया और वो चीखो पुकार करता हुआ भाग रहा था। और उसको मैं कान में कह ही आई हूँ कि तुमने आज इस शख्स को मारा है, आइंदा सोचना भी नहीं, नहीं तो जान से मार दूंगी, तुम्हें पागल कर दूंगी। लेकिन आज जिस तरह उसको मैंने मारा है, ये उसको सारी ज़िंदगी याद रहेगा, वो भूलेगा नहीं उसकी जुर्रत कैसी हुई तुम्हें हाथ लगाने की। तो एकदम से हैरान हुआ और रानी की तरफ देख के कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, कौड़े खान तुम जानती हो मैं तुम्हें दिल दे चुकी हूँ, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और इसलिए मैंने कहा हर बुध को मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। तुम्हें मैं दुनिया जहान की हर चीज़ दे सकती हूँ। अभी तो मैं जा रही हूँ, इस बुध को जो 3 दिन बाद बुध है, मेरा इंतज़ार करना, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सिर्फ आज वो इतना बताने के लिए आई थी कि उसको मैं थप्पड़ मार के आ गई हूँ। वो चली गई, वो भी वहीं पे खड़ा हुआ था, चलता हुआ घर चला गया। और बुध की रात को जब रात के पहर वो चारपाई बिठा के, आज उसको खौफ नहीं था कि अगर कोई आ भी गया तो रानी सिर्फ उसको नज़र आती है, किसी और को नज़र नहीं आएगी। आज पहली दफ़ा वो रिलैक्स होकर बैठा हुआ था और उसने जब मंत्र पढ़ा तो रानी आ गई। रानी ने कहा, बुध के बुध जब तुम आके बैठा करोगे तो अब मंत्र पढ़ने की ज़रूरत भी तुम्हें नहीं है, मैं खुद ही हर बुध को पहुंच जाऊंगी। आज मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, आज मैं तुमसे ढेर सारी बातें करनी आई हूँ, आज मैं आराम से जाऊंगी, मुझे जल्दी नहीं है। वो उसके साथ चारपाई पे बैठ गई और कहा, लेट जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ लेटना चाहती हूँ। तो वो एक झिझक सा गया, एक नौजवान लड़की, एक खूबसूरत लड़की उसको अपने साथ लेटने का कह रही थी। तो एकदम से शर्मा के पीछे से हुआ और हटा, और जैसे उसको लगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने कहा नहीं, उसका रवैया ऐसे था कि थोड़ा सा पीछे हट गया। तो वो बोली, कौड़े खान तुम्हें जिन्नात से मिलने का बहुत शौक था, तुमने जिन काबू करने के लिए चिल्ला भी किया था, तुम वक्त के ताकतवर पहलवान भी हो। अगर तुम्हारे अंदर ख्वाहिश थी कि तुम जिन काबू कर सको तो एक हसीन और जमील लड़की जो अपने कबीले की सरदार की बेटी है, रानी मेरा नाम ऐसे नहीं है, कबीले का जो सरदार होता है उसकी बेटी का नाम रानी रखा जाता है। मैं जिस कबीले से हूँ बहुत ताकतवर कबीला है, मैं तुम्हें दिल दे बैठी हूँ, मैं तुम पे आशिक हो गई हूँ।
तुम्हें किसी ने हाथ लगाया, थप्पड़ लगाया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं भागती हुई गई और उसको तबीयत ठीक करके आई हूँ। मुझे नहीं पता कब मैंने तुम्हें देखा और कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, ये मैं नहीं जानती। बस मुझे एक बात पता है कि जब तुम किसी जिन को ताबे करना चाहते थे तो मैं खुद ब खुद तुम्हारी ताबे हो गई हूँ, मैं तुम्हारी ग़ुलाम हूँ। तुम जो मुँह से निकालोगे वो पूरा हो जाएगा। जिस जिन को ताबे करके तुमने उसे जो भी काम कराने थे वो सब मैं करने को तैयार हूँ। तुम्हें किसी चिल्ले की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद तुम्हारी ग़ुलाम बन के आ गई हूँ। हर बुध को इसलिए तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, मैं तुम पे जो दिल हार बैठी हूँ, जो तुमसे मोहब्बत कर बैठी हूँ, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि तुम अपनी बीवी के पास जाते हो, उससे जिस्मानी ताल्लुक़ बनाते हो। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस आज एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ, अपनी बीवी से दूर हो जाओ। अपनी बीवी के करीब ना जाना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, जो हुक्म दोगे हुक्म बजा लाऊंगी, लेकिन अगर तुम अपनी बीवी के करीब गए तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तुम्हारी बीवी को नुकसान पहुंचा दूंगी। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने महबूब को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम एक और औरत के पास जाओ, मेरे महबूब हो, मैं तुमसे इश्क करती हूँ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बस ये याद रखना, बीवी के करीब मत जाना, वरना मैं अपने आप को भी नुकसान दूंगी, तुम्हारी बीवी को भी नुकसान दे दूंगी। लेटो मेरे साथ। उसने कहा मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बातें करूंगी लेट के, कुछ ऐसा नहीं होगा, लेट जाओ मेरे साथ। उसको बार बार कह रही थी, वो डरते डरते वहीं पे लेट गया। उसके बिल्कुल करीब टच होके लेट गई। उसका जिस्म ऐसे था जैसे आग सी लगी हो, इतना गर्म उसका जिस्म था कि उसके बाजू के साथ जब टच हुए रानी के साथ, तो उसको लगा कि एक शदीद आग का जिस्म है, एक आग से बना हुआ बदन है जिसके साथ वो लेटा हुआ है। और वो बातें करना शुरू हो गई अपनी ज़िंदगी के बारे में, बहुत कुछ उसको बताना शुरू हो गई। और वो उसकी बातें सुनी अनसुनी कर रहा था, उसकी बातों पे गौर नहीं कर रहा था। वो एक ही बात सोच रहा था, हाँ ये सही कह रही थी, मुझे जिन्नात का शौक़ था, मैंने चिल्ला किया था कि एक जिन मेरे ताबे हो जाए, और एक खुद ब खुद जब मेरे ताबे हो गई है तो मैं तो अपनी मंजिल के करीब हूँ, मेरा मकसद पूरे होने जा रहा है। जो मैंने जिन्नात से काम लेना था अब इससे ले सकता हूँ, लेकिन ये शर्त बड़ी खौफनाक है कि मैं बीवी से बहुत दूर हो जाऊँ, मैं बीवी के करीब तक नहीं जाऊँ। वो कह रही थी बीवी को छोड़ो मत, लेकिन उसके करीब ना जाओ। तो वो ये सोच रहा था, जिस बीवी ने मेरे साथ इतना ज़िंदगी का वफ़ा की है, वो बीवी जिसने मेरी मरने की खबर सुन के मुझे गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने के बावजूद भी एक्सेप्ट किया, शादी नहीं की, डटी रही, मेरी यादों में रही, मेरी ज़िंदगी की वो जीवन साथी, अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मैं कैसे उसको छोड़ दूँ। और वो क्या कुछ कहती रही रानी, और वो सुनता रहा, यहाँ तक कि जब टाइम आया तो रानी ने कहा कि अब सुबह होने वाली है, मुझे जाना होगा, अगले बुध को फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगी। वो उसको खुदाफिज करने के लिए उठी और उसने उसके माथे के ऊपर बोसा दिया। रानी ने पहली दफ़ा उसके माथे के ऊपर पप्पी की बोसा दिया और उसके बाद गायब हो गई। वो वहीं पे लेटा रहा और सोचता रहा कि ज़िंदगी मुझे किस स्टेज पे लेके गई है। एक तरफ बीवी है जिसकी मोहब्बत है, जिसका वो गुज़रा हुआ वक्त, बीते हुए पल, वो लम्हे जो उसने उसके लिए खूबसूरत ज़िंदगी बनाई थी, और अब एक मंजिल जो वो चाहता था, जिन उसके ताबे हो, और एक जिननी फीमेल जिन उसके ताबे, उसके ग़ुलाम होने को तैयार थी, बग़ैर किसी चिल्ले के उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी, कर भी रही थी। लेकिन शर्त ये थी बीवी से दूर होना। वो कई देर तक सोचता रहा, अभी फ़ैसला नहीं कर पाया था कि वो क्या करे। वो उसको कह के गई थी कि अगले बुध में आऊँगी, और ना सिर्फ आऊँगी बल्कि तुम्हें अपने कबीले में लेके जाऊँगी, तुम्हें मैं दिखाऊँगी कि हम किस अंदाज़ में रहते हैं। क्योंकि वो कुछ की बातें कुछ सुन रहा था, कुछ अनसुनी कर रहा था, कि वो मैं कह रहा था कि मैं तुम्हें अपने जब कबीले में लेके जाऊँगी, तुम वहाँ पे देखना हमारे घर कैसे होते हैं, हमारा रहन सहन, खाना पीना, ये सब कैसे होता है, ये तुम अपनी आँखों से चल के देखना। लेकिन उसने अगले बुध को आना था, और उससे पहले उसने फ़ैसला करना था क्या वो अपनी बीवी को अलग हो जाए, एक किस्म का छोड़ना ही था, या वो पता नहीं क्या क्या कह गई थी, वो सुन नहीं सका था। और अब उसने फ़ैसला करना था कि उसको क्या करना है। बुध का उसको इंतज़ार था कि बुध को वो आएगी और उसके बाद क्या होगा। यहीं पे कहानी को मैं ख़त्म करता हूँ, काफ़ी लंबी होगी, इसका पार्ट 3 भी मैं आपको कल सुनाऊंगा, क्योंकि उसके बाद ही वो खौफनाक मंज़र है जब वो रानी कबीले के सरदार की बेटी
उसको अपने कबीले में लेके गई तो वहाँ पे उसने क्या देखा, जिन्नात को किस रूप में देखा, पहली दफ़ा जिन्नात के अंदर वो मौजूद था और क्या कुछ देख रहा था, और उसने फ़ैसला करना था बीवी से दूर होने का। और आप कल सुनेंगे क्या वो जो ग़ुलाम बनने के लिए रानी तैयार थी, असल में रानी क्या थी और क्या करने जा रही थी, ये कल का इंतज़ार कीजिए। ज़िंदगी बखैर तो आपको इंशाल्लाह मैं कल पार्ट 3 सुनाऊंगा। आज कहानी को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। पार्ट 2 को क्योंकि मुझे सुनाई इतनी लंबी गई है तो मज़हब यही है कि उसी तरह उसको आराम आराम से सुनाऊँ, क्योंकि माह रमज़ान है, मैं भी बोलते बोलते गला खुश्क हो जाता है। तो आप लोग भी अपनी कहानियाँ सेंड कीजिए, लोग सेंड कर भी रहे हैं, जितने लोगों ने भी मुझे कहानी सेंड की है, और उसी शर्त पे की है कि आखिरी लफ्ज़ स्टोरी इंग्लिश में STORY या उर्दू में स्टोरी लिख के भेजा है, या फिर लिखा है OCS ऑफ OC कैमरा स्टोरी OCS लिख दें, या फिर इंग्लिश में उर्दू में स्टोरी लिख दें, तो मैं समझ जाता हूँ किसने मुझे स्टोरी भेजी है। स्टोरी लिख के भी भेजी जा सकती है, वॉइस मैसेज भी किया जा सकता है, बट शर्त यही है स्टोरी और OCS लिखना, एंड पे आखिरी लफ्ज़ यही हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे OCS या मैं स्टोरी देखता हूँ तो उसको नंबर दे के मैं कहानी को महफूज कर लेता हूँ, और उसके बाद जैसे ही आपका नंबर आएगा, जितने लोगों ने आज तक मुझे कहानी भेजी है सबका नंबर आया, और जैसे आपका नंबर आएगा आपकी कहानी को इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम का हिस्सा बना दूंगा। और इस स्टोरी को सेंड करना, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 009231655500। रिपीट कर देता हूँ, 00923136655500। आज की इस कहानी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।